हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 19 मार्च वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो बिना देरी किए हुए लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट गवर्नमेंट ड्राइविंग ट्रांजिशन फ्रॉम लीनियर टू सर्कुलर इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि हमें लीनियर से अब सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ आनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले समझा तो जाए ये लीनियर इकोनॉमी और सर्कुलर इकोनॉमी में क्या अंतर होता है। तो लीनियर इकोनॉमी को आप इस ग्राफ से आप अच्छे से समझ सकते हो। देखो, लीनियर इकोनॉमी यानी कि लेट्स से कि कोई भी प्रोडक्ट्स जब भी कोई कंपनी बनाती है तो वो रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करती होंगी। वो रॉ मटेरियल्स प्रोडक्शन में जाता है, प्रोडक्शन के बाद फाइनल प्रोड्यूस बनते हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं और अल्टीमेटली उसको यूज किया जाता है, कंज्यूम किए जाते हैं वेरियस कंज्यूमर्स के द्वारा और फिर अल्टीमेटली एक बार जो यूज हो गई उसके बाद थ्रो कर दिया जाता है। नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट, उसकी रिसाइकलिंग नहीं की जाती है। आप भी अपने घर में वेरियस एग्जांपल देख सकते हो, जो प्रोडक्ट आपने एक बार यूज कर दिया उसके बाद आप थ्रो कर देते हो, दोबारा उसे रीयूज या रिसाइकल करने का प्रयास नहीं करते हो। जबकि रीयूज इकोनॉमी में क्या होता है, रॉ मटेरियल्स हैं, प्रोडक्शन में वो इन्वॉल्व हुए, फिर उसके बाद कंज्यूमर्स के द्वारा यूज होते हैं और फिर देख सकते हो एक तो नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट जनरेट होते हैं, बल्कि हाँ यहाँ पर कुछ रिसाइकलिंग भी होती है ना। तो रिसाइकलिंग मतलब जो आपके प्रोडक्ट्स यूज किए, लेट्स से कि कोई मेटल प्रोडक्ट्स होगा उसका आपने यूज कर दिया, अब वो बेसिकली वेयर एंड टियर हो गया, उसकी जो क्वालिटी हो डिट्रीट हो गई, तो आपने क्या किया, उसे बेच दिया सेकेंडरी मार्केट में एंड अल्टीमेटली वो फिर से वो प्रोडक्ट जो है प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएगा और फिर से वो न्यू प्रोडक्ट्स में उसकी जो कंटेंट है वो शामिल हो जाएंगे। लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी में खास बात ये है कि जो आपका रॉ मटेरियल्स है वो बार बार प्रोडक्शन में इन्वॉल्व किया जाएगा, तब तक इन्वॉल्व किया जाएगा जब तक वो कंप्लीट फ्री ना हो जाए दोबारा यूज होने के लिए। यानी कि तब तक यूज करो जब तक उसकी पूरी जो इफिशियंसी कह सकते हो या फिर पूरा जो कंटेंट कह सकते हो वो यूटिलाइज ना हो जाए। इसका मतलब उसी प्रोडक्ट्स को 5 बार 6 बार 1000 बार तब तक जब तक पूरी तरीके से उसको यूटिलाइज ना किया जाए। तो सर्कुलर इकोनॉमी का सिंपल सा मतलब यही हुआ, रॉ मटेरियल्स प्रोडक्शन में आए हैं, उसके बाद उसको यूज किया गया, उसके बाद रीसाइकल किया गया और अल्टीमेटली फिर से वो प्रोडक्शन में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तब तक चलता जा रहा है जब तक उसकी जो पूरी यूटिलाइजेशन ना हो जाए। तो अब गवर्नमेंट को ऐसी जरूरत क्यों पड़ी होगी? तो जाहिर सी बात है कि वी हैव रिसोर्स कॉन्स्टेंट, और नॉट ओनली रिसोर्स कॉन्स्टेंट बल्कि जो पॉपुलेशन हमारे देश में ग्रो कर रही है, along with we have rapid urbanization, along with climate change and environmental pollution, गवर्नमेंट सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए पॉलिसीज और प्रोजेक्ट दोनों लेकर आ रही हैं। और यहाँ पर एक स्टैटिक्स दी गई है, आप देख सकते हो इंडिया की जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है 1580 टन्स पर एकड़ है और वर्ल्ड एवरेज का देखा जाए तो 450 टन्स पर एकड़ है। जबकि यूरोप रिसाइकिल करता है 70% ऑफ इट्स कंजम्पशन आइटम, इंडिया ओनली 20%। तो इसका मतलब भारत अपनी रिजर्व्स को खाली करता जा रहा है विदाउट यूटिलाइजिंग द products that can be utilized as a raw material in the circular economy। जैसा यूरोप कर रहा है वैसा इंडिया को भी करने की जरूरत है अगर इफिशिएंट एंड लॉन्ग टर्म रिसोर्स यूटिलाइजेशन करनी है तो। लीनियर इकोनॉमी तो मैंने बता ही दी, टेक मेक कंज्यूम थ्रो अवे पैटर्न। और सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है, रिसोर्सेस आर केप्ट इन यूज फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, 50 बार 100 बार 1 करोड़ बार तब तक किए जाएंगे जब तक वो रिटायर ना हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू से एक्सट्रैक्ट ना कर ली जाए। तो ये आप याद रखना, सिंपल सा डेफिनेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं समझने की। और 5R प्रिंसिपल्स आप हमेशा याद रखना जब भी सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस आते हैं तो रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रीमैन्युफैक्चर, रिपेयर या रिफर्बिश। तो ये याद रखना है 5R प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रीमैन्युफैक्चर, रिपेयर या फिर रिफर्बिश। क्या स्टेप्स लिए गए हैं अभी तक सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए? तो नोटिफिकेशन ऑफ वेरियस रूल्स की गई है, लाइक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स,
और भी है पॉलिसीज लाइक जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी मिशन प्लान, ये सब इनिशिएटिव्स है सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ मूव करने के लिए। अलोंग विथ ये आप देख सकते हो जो फ्लाई एश जो थर्मल पावर प्लांट से निकलती हैं उसका यूज किया जाए फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एंड जो स्लैग्स प्रोड्यूस होते हैं स्टील इंडस्ट्रीज के द्वारा, इन सब को भी यूज डिफरेंट सेक्टर्स में करवाए जा रहे हैं। ये सब कुछ स्टेप्स है जो बेसिकली कह सकते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ ले जाने के लिए गवर्नमेंट उठा रही है। टू एक्सपेडिट द ट्रांजिशन ऑफ द कंट्री फ्रॉम ए लीनियर टू सर्कुलर इकोनॉमी, 11 committees comprising officials from Ministry of Environment, Forest and Climate Change plus नीति आयोग उसको फॉर्म की गई हैं that will focus on 11 areas like municipal solid waste, उसको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे उसको रिसाइकलिंग की जाए, या फिर लिक्विड वेस्ट, स्क्रैप मेटल लाइक दैट। तो बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए क्या इससे क्वेश्चंस बनते हैं। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस बनने के एक ही पॉइंट है, सर्कुलर इकोनॉमी मतलब क्या, इसको प्रॉपर अच्छे से समझ ले, आप ट्रैप हो जाओगे अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर। क्योंकि आपको भी पता है क्वेश्चंस आसान होते हैं, ऑप्शंस आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होते हैं। और मेंस के लिए क्या होंगे तो सिंपल से पूछा जाएगा सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, इसके क्या सिग्निफिकेंट है और क्या चैलेंजेस जो है इस सर्कुलर इकोनॉमी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए भारत फेस कर सकता है। तो कुछ चैलेंजेस पता होने चाहिए और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव तो वो लास्ट में आप कंक्लूजन के रूप में भी यूज कर सकते हो। नाउ वी हैव द सेकंड टॉपिक, स्टेप्स फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पीवीटीजीज के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और पीवीटीजीज को आप समझ ले कि जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, जैसे सिंपल सी भाषा में अगर बोले जैसे ओबीसी कम्युनिटीज होते हैं, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी, इसके अंतर्गत क्रीमी लेयर होती हैं, नॉन क्रीमी लेयर होती है। जो आपके क्रीमी लेयर है उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट्स नहीं मिलता है या फिर काफी रेस्ट्रिक्टेड बेनिफिट्स होती है। जो नॉन क्रीमी लेयर में आती है उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट डेफिनेटली मिलता है। उसी प्रकार से जो आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही है, इसमें भी कुछ ऐसे ट्राइब्स होते हैं विद इन द शेड्यूल्ड ट्राइब जो मोस्ट वल्नरेबल है अमंग द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उन्हीं को हम पीवीटीजीज कह देते हैं, है ना। और उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं जैसे प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। ये 4 क्राइटेरिया याद कर लेना, यूपीएससी ऑप्शंस में पूछ सकती है। तो क्या हो गई, प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, लो लेवल लिटरेसी, डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, ये है। और मैंने बात कर लिया 10 द नीड्स, क्योंकि ये मोस्ट वल्नरेबल एमंग द शेड्यूल्ड ट्राइब तो इनको स्पेशल प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट की जरूरत है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोज फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीवीटीजी, जो हमने बताया, और ये आपको याद रखना है, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछी गई थी। 75 पीवीटीजीज हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द कंट्री। और अगर हम बात करें व्हाई देयर इज अ नीड फॉर सेपरेट आइडेंटिफिकेशन, तो मैंने बताया पीवीटीजीज आर मोर वल्नरेबल अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स, और इनको कहीं ना कहीं ये जो मोर डेवलप्ड एंड असर्टिव ट्राइबल ग्रुप्स है वो जो क्या करते हैं मेजर चंक ऑफ द ट्राइबल डेवलपमेंट फंड्स हासिल कर लेते हैं, तो इनको कुछ नहीं मिलता, इनका विकास कहीं ना कहीं स्थिर हो जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है और ये आगे ग्रो नहीं कर पाते और बेसिकली ये अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। और अगर हम बात करें कुछ वेरियस स्कीम्स जो पीवीटीजीज के लिए चलाए जा रहे हैं, आप देख सकते हो स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजीज। और याद रखना है जो स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजीज है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और 100% सेंट्रल असिस्टेंस ऑपरेटिंग एज ए गैप फिलिंग इंटरवेंशन टारगेट किए जाते हैं स्पेसिफिकली फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पीवीटीजी। और याद रखना है जो फंड्स है इस स्कीम के लिए रिलीज किए जाते हैं अंडर 2 मेजर कंपोनेंट, एक तो ग्रांट इन एड के रूप में, एक तो क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट के रूप में। और अंडर द स्कीम स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रोजेक्ट अंडरटेक करती हैं दैट आर टेलर्ड टू कैटर टू द सेक्टर्स लाइक एजुकेशन प्रोजेक्ट, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड स्कीम्स फॉर द पीवीटीजी। और प्रायोरिटी असाइन की जाती है पीवीटीजीज को अंडर द स्कीम्स ऑफ स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सर्विस स्कीम। और ये देख सकते हो ग्रांट अंडर आर्टिकल 271 क्लाउज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
ये भी है ग्रांट्स इन एड टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, तो इन सब के लिए भी इनको पैसे मिलती है। एंड अगर हम बात करें रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स ने बेसिकली टू फैसिलिटेट स्पेशली डिजाइन सेंसस, है ना, और प्रिपेयर वल्नरेबिलिटी इंडिसेस ऑफ पीबीटीजी, तो ये सब जो एक्टिविटीज है वो करवाई जाएंगी, ये रिकमेंड की जा रही हैं इनके द्वारा। मॉनिटर रेगुलरली स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट एंड पीईएस, पंचायती एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट बेसिकली, एंड अंडरटेक असेसमेंट ऑफ पीबीटीजी हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड, तो ये सब कुछ रिकमेंडेशन जो है फॉर पीबीटीजी को आगे बढ़ाने के लिए सजेस्ट की गई थी। बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात पीबीटीजीज का क्या मतलब होता है ये आपको याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट, ये जो 4 क्राइटेरिया है इसको रट लो, है ना, जिसके तहत आइडेंटिफाई की जाती है हु विल बी क्वालिफाइड एज पीबीटीजी। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है आपको कि टोटल नंबर ऑफ पीबीटीजीज जो अभी आइडेंटिफाई किए गए वो 75 है। और बेसिकली ये स्कीम के बारे में याद रखना है, स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्राइमेटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना। और अन्य जो बातें हमें याद रखनी है वो इनफ है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। इट इज अबाउट इटली साइंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इटली ने बेसिकली फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस को साइन कर लिया है। सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछ सकती है, इटली के बॉर्डरिंग स्टेट्स या फिर बॉर्डरिंग सीज, तो मैप ओपन करो और देखो इटली का लोकेशन कहाँ है और कौन कौन से सीज जो हैं या फिर आपके मार्जिनल वाटर बॉडीज इटली को सराउंड करती हैं। और इटली में कुछ इम्पोर्टेंट वोल्केनिक माउंट्स भी हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इटली ने बेसिकली साइन किया है अंडर द अमेंडेड आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विच इनेबल्स द मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूएन कि वो ज्वाइन कर सके ग्रुपिंग को, आईएसए को, इंक्लूडिंग दोज बियॉन्ड द टॉपिक्स। तो याद रखना है ये जो आईएसए में है वो सदस्य भी इंटर कर सकते हैं जो बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स रीजन में लाई करते हैं ना, जैसे इटली को ले लो। ये कैसे संभव हुआ, ये बेसिकली जो अमेंडेड आईएसए फ्रेमवर्क है इसी में कहा गया था कि वैसे मेंबर्स जो यूनाइटेड नेशन के सदस्य देश है वो ज्वाइन कर सकते हैं इवन दे आर बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स। और आईएसए जो है एक प्रकार से कोलिशन ऑफ सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज कह सकते हो विच लाई either completely or partly between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, किस लिए, to address their special energy need, क्योंकि पता है कि सोलर एनर्जी काफी अच्छे से हार्नेस की जा सकती है अगर ग्लोबल लेवल पर कोऑपरेशन बनता है तो। एंड करंटली मोर देन 90 कंट्रीज हैव साइंड आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ये भी आप याद रख सकते हो। एंड आईएसए का कंसेप्ट इंडिया प्लस फ्रांस दोनों ने मिलकर ऐसे लॉन्च किया था ड्यूरिंग द COP21 विच वाज अकर्ड इन पेरिस। COP21 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 इन पेरिस। याद रखना है आईएसए का कंसेप्ट लॉन्च्ड जॉइंटली बाय इंडिया एंड फ्रांस ड्यूरिंग द COP21 इन पेरिस। क्या एम था, टू कंट्रीब्यूट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट थ्रू रैपिड एंड मैसिव डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी। क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव रट लेना, ऑब्जेक्टिव इसे रट लेना। बताते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आपको रखने। कलेक्टिवली एड्रेस की कॉमन चैलेंजेस टू स्केल अप सोलर एनर्जी एप्लीकेशंस, बिल्कुल ये तो आप बिना रटे ही जान जाओगे, ये रटना है आपको। मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन $1,000 बिलियन बाय 2030, इसे रट लेना। मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन $1,000 बिलियन बाय 2030 along with reduced cost of finance to increase investment in solar energy in member country and facilitate collaborative research and development activities in solar energy technologies among the member countries. And ISA plans to launch World Solar Bank. याद रखना है, ये याद रखना है आपको अच्छे से। ISA प्लान कर रही है कि वर्ल्ड सोलर बैंक स्टैब्लिश करे, एक ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव एंड ए सन चार्टर एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस मीट जो COP26 की होने वाली है नवंबर 21 में वहां पर, है ना। तो ISA plans to launch World Solar Bank, a green grid initiative and a sun charter at the United Nations conference COP26 बेसिकली नवंबर 2021 में होने वाली वहां पर। बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना है। प्रीलिम्स के लिए आपको इटली का लोकेशन याद रखना है, बॉर्डरिंग कंट्रीज याद रखनी है,
ISA के बारे में तो अच्छे से पता होनी चाहिए, और ISA में जो मेंबर्स हैं यही पता होनी चाहिए। मोर देन 90 कंट्रीज जो ISA फ्रेमवर्क को बेसिकली साइन कर ली है। और बेसिकली और क्या याद रखने हैं, हाँ, इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको याद रखना है। और इसका इनिशिएटिव किसने लिया था, तो इंडिया प्लस फ्रांस ने ड्यूरिंग COP21 इन पेरिस में। और ऑब्जेक्टिव के तौर पर ये बातें जरूर याद रखनी है, मोबाइलाइज इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन $1000 बिलियन बाय 2030। और ये कंसेप्ट भी जरूर याद रखना है, सोलर बैंक या फिर ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव या सन चार्टर इज एसोसिएटेड विद या रिलेटेड टू ISA, इतना तो जरूर याद होना चाहिए। Now we have the next article, Supreme Court to hear plea to stop fresh sale of electoral bonds। तो बेसिकली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ये बॉडी है, इन्होंने प्लिया फाइल की है सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सेल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, ये बेसिकली इलीगल और इलिसिट फंडिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाती है वाया सेल कंपनी, इनको कम करने के बजाय इनको बढ़ा सकती है। इसलिए इस सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बेसिकली जो होने वाली है उसको रोकने की बात इस प्लिया में कही गई थी। और इससे पहले इन्होंने एफिडेविट टू द सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ने भी कंसर्न्स रेज की थी टुवर्ड द इलेक्टोरल बॉन्ड बिकॉज इट कैन इंक्रीज यूज ऑफ ब्लैक मनी फॉर पॉलिटिकल फंडिंग। हाउएवर सेंटर ने मेंटेन किया है एन्युमिनिटी ऑफ द स्कीम कि वो इंटेंडेड है टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द डोनर, इसलिए हम जो है डिस्क्लोज नहीं करते, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते, हमें जानना है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। तो बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कंसेप्ट आप 2017 से ट्रेस करते हो, जब फाइनेंस बिल 2017 पेश की गई थी, एंड दैट इंट्रोड्यूस्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स एज एन इंटरेस्ट फ्री बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स। याद रखना है आपको, है ना, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं इंटरेस्ट फ्री बेयरर इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो, लाइक द प्रोमिशनरी नोट्स, है ना। इट अलाउज इंडिविजुअल्स और डोमेस्टिक कंपनीज कि वो जो है इन बॉन्ड्स को प्रेजेंट करे कहाँ, किसे, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ देयर चॉइस, और अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज को एक बार दे देने के बाद उसको रिडीम करना पड़ता है विद इन द 15 डेज। और जो बॉन्ड्स है वो इश्यू होती हैं मल्टीपल ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ऐसे ही 1 करोड़ तक। और जो बायर्स हैं बॉन्ड्स के, उनको फुल KYC डिटेल सबमिट करनी पड़ती है द टाइम ऑफ बाइंग। लेकिन जो बेनिफिशियरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, they are not required to reveal the identity of the entity that has given it the bonds। तो ये इश्यू है। फ्लो ऑफ फंड्स आप देख सकते हो, लुक एट व्हाट द पिटीशन फाइल्ड बाय NGO सेज। तो जो फाइनेंस एक्ट 2017 आई थी, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया यूज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसको रट लेना है, ओपनिंग डोर्स टू द अनचेक्ड अननोन फंडिंग टू पार्टीज, याद रखना है आपको, है ना। यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है फ्रॉम द डिस्क्लोजर। द अमेंडमेंट्स हैव रिमूव्ड द एग्जिस्टिंग कैप ऑफ 7.5% of net profit in the past 3 years on campaign donations by companies and have legalized anonymous डोनेशन। ये सब आप देख सकते हो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कमियां हैं जो आप एग्जाम में लिख सकते हो, यहाँ से पॉइंट उठाकर वहां पर लिख सकते हो। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय एनी एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टीज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स वो एग्जेम्प्ट कर दी जाएंगे इनकम टैक्स से, ये सब आप लिख सकते हो। इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड लेटर डेटेड मई 26, 2017 and RBI in letter on this date has objected to electoral bonds and advised against the issuance of electoral bonds as a mode of donation to political party। तो ये भी आप लिख सकते हो अपने मेन सेंटर राइटिंग में कि इलेक्शन कमीशन और RBI दोनों ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी जो स्कीम्स है जो एक प्रकार से एनोमिनिटी प्रदान करती है उसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ब्लैक मनी और या फिर जो इलीगल फंडिंग या फिर कह सकते हो उसको बढ़ावा देने का काम करती है। मेंस के लिए तो हमने देख लिया, प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखने, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आपको फीचर्स पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये इंडिविजुअल और डोमेस्टिक कंपनी जो है वो ये बॉन्ड्स बेसिकली खरीद सकती हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकती है, और पॉलिटिकल पार्टीज को विद इन 15 डेज रिडीम करना ही होगा। और ये भी याद रखना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ द एंटिटी दैट हैज गिवन इट टू द बॉन्ड्स। Now we come to the next topic. Ministry of Road Transport and Highways announced vehicle scrapping policy। तो vehicle scrapping का क्या मतलब है?
सिंपल अगर भाषा कहे, सिंपल भाषा में कहे तो ये प्रोसेस है जिसमें एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, यानी कि जो आप धरती पर टिकने लायक नहीं है वैसे व्हीकल्स को डिस्पोज कर दिए जाए एंड इट्स पार्ट्स आर रिसाइकल। और आप देख सकते हो देयर आर अराउंड 85 लाख लाइट मोटर व्हीकल्स एंड अराउंड 17 लाख कॉमर्शियल व्हीकल्स जो 15 या फिर 15 साल से पुराने हैं। तो क्या प्रपोजल्स रखी गई हैं वीएसपी में? तो कॉमर्शियल व्हीकल्स को डी रजिस्टर कर देने हैं विच आर 15 years old in case of failure to get the fitness certificate। ये बातें की गई हैं और आप ये बेसिकली पॉल्यूशन के टॉपिक में, इन्वायरमेंट के टॉपिक में यूज कर सकते हो, है ना, कि कॉमर्शियल व्हीकल जो 15 साल या उससे ऊपर की हो गई उनको डी रजिस्टर कर दो टू गेट द फिटनेस सर्टिफिकेट। हु डज नॉट एबल टू गेट द फिटनेस सर्टिफिकेट, ये मेंस में यूज कर सकते हो कहीं पर भी कभी पर। प्राइवेट व्हीकल्स बी डी रजिस्टर्ड आफ्टर 20 years इफ फाउंड अनफिट इन केस ऑफ फेल्यूर टू न्यू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और फिर क्या इंसेंटिव दिया जाए स्क्रैप ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल्स को थ्रू रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर सो दैट वो भी स्क्रैप करने में उनको आनंद आए और अल्टीमेटली रिसाइकिल करने में कंट्रीब्यूट करे। A state government to offer road tax rebate of up to 25% for personal vehicles and 15% for commercial vehicles। और जो मैन्युफैक्चरर्स है वो प्रोवाइड करे 5% डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ न्यू व्हीकल अगेंस्ट द स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट। तो ये सब पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फीस में ऑल्सो भी वेव अगर नए व्हीकल्स परचेज किए जाते हैं अगेंस्ट द स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट। इतना ही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज अनाउंस ड्राफ्ट रूल्स to promote setting up of registered vehicle scrapping facility across India। याद रखना आपको, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज अनाउंस ड्राफ्ट रूल्स टू प्रमोट सेटिंग अप ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी across India। और ecosystem is expected to attract additional investment of around 10,000 crore and 35,000 job opportunity। और अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वीएसपी तो देख सकते हो इम्प्रूव रोड एंड वेहिकुलर सेफ्टी, रिड्यूस इन वेहिकुलर एयर पोल्यूटेंट और बूस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट रॉ मटेरियल्स, अचीव बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, फॉर्मलाइज द करंटली इनफॉर्मल व्हीकल स्क्रैपिंग इंडस्ट्री। तो ये ऑब्जेक्टिव है आपका वीएसपी का, आप याद रख सकते हो। वैसे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और ये इन्वायरमेंट के सेक्शन में आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज, कैच द रेन कैंपेन। ये जो कैच द रेन कैंपेन है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च की गई है टू नज स्टेट्स एंड ऑल स्टेक होल्डर्स टू क्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स suitable to climatic condition of that region and subsoil strata along with people's active participation। क्यों? क्योंकि अभी आने वाले समय में मानसून सीजन आने वाली है। अगर प्रॉपर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर तैयार कर लिए जाते हैं तो हम काफी भारी मात्रा में वाटर को कंजर्व कर सकते हैं और अपने वाटर के नीड को यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो देख सकते हो क्या किए जाएंगे इसके तहत। तो एक्टिविटीज दैट आर टेकन अप इंक्लूड्स ड्राइव्स टू मेक चेक डैम्स, वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स, रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस इन द चैनल, है ना, repairs to step walls and using defunct borewells। To facilitate these activities, states ने request किया है to open rain centers in each district, है ना। And artificial photosynthesis की बात करें तो क्या है artificial photosynthesis? तो scientists have assigned an integrated catalytic system जिसमें आपका फोटोसेंसिटाइजर होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को एंड ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द इंसिडेंट लाइट इनटू द नियर बाय मॉलिक्यूल। इसी को कहते हैं फोटोसेंसिटाइजर। और अल्टीमेटली क्या फायदा होगा, तो दे कैन हार्नेस सोलर पावर इन ए कैटालिटिक सेंटर दैट कैन इवेंचुअली रिड्यूस CO2। और याद रखना इट इज बेस्ड ऑन नेचर्स ओन प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। एंड फोटोसिंथेसिस के बारे में तो पता है, प्रोसेस बाय विच प्लांट्स, एल्गी एंड सर्टेन बैक्टीरिया, है ना, वो इस्तेमाल करती है सोलर एनर्जी को टू हार्नेस फ्रॉम द सनलाइट एंड टर्न्स इट इनटू केमिकल एनर्जी। एंड देख सकते हो टेक्नोलॉजी सिमिलर टू आर्टिफिशियल लीफ दैट यूजेज ओनली सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड which could eventually be used to develop sustainable liquidity fuel। Now we have the important news, लेक बाइकाल। काफी इंपॉर्टेंट है लेक बाइकाल। सबसे पहली बात तो लेक बाइकाल का आप लोकेशन जाने, कहाँ पर है, रशिया में। ये दिख रहा है आपको लेक बाइकाल, यही है। और दो बातें हैं, एक तो लेक बलखास है और लेक बाइकाल है। लेक बलखास कहाँ पर है
और लेक बैकाल तो बता ही दिए, लेक बैकाल रशिया में। लेक बलखास कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए लेक बलखास को आप मैप में जरूर फाइंड आउट करिए और बताइए कि वो कहाँ पर है, क्योंकि सिमिलर साउंडिंग टर्म से आपको कंफ्यूजन आ सकता है। तो रशिया डिप्लॉयड डीप अंडर वाटर टेलीस्कोप जिसका नाम है बैकाल जीवीडी। कहां पर? लेक बैकाल में। ये जो टेलीस्कोप जिसको पुट ऑन किया गया है रशिया के द्वारा अंडर वाटर, इट इज डिजाइन टू सर्च फॉर न्यूट्रिनोज। क्या है ये न्यूट्रिनोज? दीज आर नियरली मासलेस सब एटॉमिक पार्टिकल जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। रट लेना ये न्यूट्रिनोज नियरली massless subatomic particle with no electrical charge, and neutrinos are everywhere, but they interact so weakly with the forces around them कि they are usually challenging to detect। और ये भी याद रखना neutrinos are everywhere but because they are neutral, इसीलिए ये जो है डिटेक्ट नहीं किए जाते। लेक बैकाल की बात करें तो साउथ ईस्ट साइबेरिया में एंड इज द ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। याद रखना है आपको, रट लो, लेक बैकाल साउथ ईस्ट साइबेरिया ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड एंड इट कंटेन्स 20% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एंड फ्रोजन फ्रेश वाटर, नॉन एज द गैलपेगोस ऑफ रशिया। रट लेना आपको, ये जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, रट लेना, इससे काफी इंपॉर्टेंट है लेक बैकाल के बारे में। सबसे पहली बात यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक है इन द वर्ल्ड, तीसरी इंपॉर्टेंट बात न्यूट्रिनोज व्हिच आर नियरली massless subatomic particles with no electrical charge, और चौथी इंपॉर्टेंट बात रशिया यहाँ पर डीप अंडर वाटर टेलीस्कोप डिप्लॉय कर रहा है, ए नेम्ड कोल्ड बैकाल जीबीडी। और पांचवी बात कि मंगोलिया का आप बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लो थोड़ा सा, चाइना है और रशिया है, और चाइना और रशिया के ही बीच में ये सैंडविच्ड है। याद रखना ये जो आपका आई थिंक कि किर्गिस्तान या कजाकिस्तान है, ये बॉर्डर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ यही दो देश के बीच में ये है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।